हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 447। बेसिकली पिछले एपिसोड में जियान की होलीसी के साथ वो इंटेंस बैटल खत्म हो चुके थे। ऑनेस्टली एंडिंग वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, लेकिन इसका भी जियान से कनेक्शन है। लेकिन ये तो रही फ्यूचर की बात। हम इस एपिसोड में पहले तो जियान की हालत को देखते हैं। तो बेसिकली कैटास्ट्रॉफी जियान के ऊपर ही नहीं थी, बल्कि मेडिसिन कैन भी भारी खतरे में था। उस हिल के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने और ऑस्टिन के भागने के बाद सारे कल्टिवेटर्स कमजोरी के साथ जमीन पर गिरते हैं। इन सब के चेहरों से रंग उठ चुके थे और तो इन्हें रिप्लेनिश करने के लिए आसपास का नेचुरल ऑरा भी बहुत कमजोर हो चुका होता है। जमीन बंजर हो गई थी। ये पूरा मेडिसिन रियल में एकदम कोर तक हिल चुका होता है। ये फेस्टिवल कुछ ज्यादा ही डेंजरस रहा था। बचे रह गए लोगों ने जैसे चाहिए टेरर और इंटेंसिटी भरी बैटल देखी होती है, फिर वो जिस तरीके से सरवाइव कर पाए। तो जब वो सोचते हैं उस नौजवान के बारे में जो कि कॉन्टिनेंट का टॉप एल्केमिस्ट है, इन सबके दिलों में नए स्तर की रिस्पेक्ट जागती है। याओ वैन भी काम आवाज में कहते हैं एवरीवन प्लीज वापस लौटिए। उनकी आवाज भी गहरी थकावट से भरी हुई थी। वो आगे कंटिन्यू करते हैं सिचुएशन बहुत खराब है क्योंकि ऑस्टिन यहाँ से भाग पाया है। पुलिस इस मामले को इग्नोर नहीं करेगा। हम अगले 3 दिनों में एशियन क्लैन की काउंसिल को करेंगे, जिसे डिसाइड होगा कि आगे क्या किया जाए। वो थोड़ा रुकते हैं, फिर देखते हैं चारों तरफ की डेवास्टेटेड जगह को। वो ऊपर की तरफ देख के बोलते हैं लगता है डोइन कॉर्डिनेंट के आसमान अब बदलने वाले हैं। ये मेडिसिन वर्ल्ड जो कि एक समय जड़ी बूटियों और स्पेशल वाइटलिटी का हेवन था, वो क्रैक्स और फ्रैक्चर से भरा होता है। दोनों फॉरवर्ड टेक्निक से डिस्ट्रक्शन आया था वो बस ऊपरी स्तर पर नहीं होता है, बल्कि इसने मेडिसिन वर्ल्ड को कई मिस्टीरियस तरीकों से अफेक्ट किया था। बची रहेगी रेजिडुअल पावर, इस रेम को अनस्टेबल बनाने की कोशिश करती है। यहाँ पे इकट्ठे होने वाले बाकी फोर्सेस के पावर हाउस भी जानते थे कि अब इंतजार करने का टाइम नहीं है। इस मामले को इन्हें अपने अपने लीडर्स को जल्दी बताना होगा। ये रेस्पेक्टफुली बाउ करके बोलते हैं फेयरवेल, फिर याओ क्लैन को छोड़ कर चले जाते हैं। वहीं पे याओ क्लैन के मेंबर थकने के बाद भी आराम करने को तैयार नहीं होते। ये अपनी बची हुई सारी टाइम को लगाते हैं इस रीजन को स्टेबलाइज करने में। हम करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। ये उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है जब याओ येन और याओ शुआनी जैसे लोग चेहरे पे एंग्शियस एक्सप्रेशंस को लेके उस नौजवान के पास पहुंचे थे जो कि भी अनकॉन्शियस पड़ रहा होता है। सेकेंडली या शुआनी पूछते हैं ब्रदर जियान की कैसी कंडीशन है। जूनर जिसकी बॉडी ट्रेम्बल हो रही होती है, वो अपने लोअर लिप को बाइट करके बोलती इंजरीज बहुत गहरी हैं, मुझे उसे एंशिएंट क्लाइन के सिक्लूजन में लेके जाना होगा। सीनियर प्लीज स्पेशल चैनल को तैयार करिए। पेटिया की याओयन की पहुंच से कुड़ती है। वो ऑर्डर पास करते हैं याओयन हमारे क्लैन के सुप्रीम एल्डर को बुलाया जाए और याओ क्लैन के सारे मेंबर्स की डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिसकी आइडेंटिटी वेरीफाई ना कर लिया सके उसे बिना हेजिटेशन के खत्म किया जाएगा। उनकी आवाज कोल्ड एब्सोल्यूट थी। होली सी ने जिस तरीके से घुसपैठ करी होती उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर एक और एल्डर आगे बढ़ के बोलता है या शोगुई मिस जूनर प्लीज जान को लेके मेरे साथ आइए। ये एल्डर काफी स्थिर लगता है। वो आगे बताता है हमारे मेडिसिन क्लैन में एक सीक्रेट ग्राउंड है, लिटिल फ्रेंड जियान की हीलिंग के लिए वो आइडियल होगा और तो हम उनकी रिकवरी के लिए अपने क्लैन की 2 होली रैंक की 8th ग्रेड पिल्स को भी ऑफर करेंगे। इनके अलावा जो भी रिसोर्सेज लगे प्लीज बताइए। या व्हेन भी नोट करते हैं वो कहते हैं जाओ। यहाँ से पूरे के पूरे क्लैन को मोबिलाइज किया जाता है। एल्केमिस्ट हो, हीलर्स हो या फिर बाकी के गार्ड एक एक करके सब मूव होते हैं। या बाकी के 5 एशियन क्लैन के एल्डर सब भी रुके हुए थे। ये एक दूसरी तरफ देख के बोलते हैं चलो हम भी चलते हैं। मैं फील कर पा रहा हूँ कि अब इस कॉन्टिनेंट में पीस लंबे समय तक बनी नहीं रहेगी। एक के बाद एक इनके फिगर्स भी गायब होने लगे थे। किसी ने भी सोचा नहीं होता कि मेडिसिन क्लैन की सेरेमनी में एक्चुअली में ऐसे ह्यूज चेंजेस होंगे, स्पेशली वो कैटाक्लिज्मिक बैटल। अगर जियान ना होता तो ये सब होलीसी के जजमेंट के सामने बिना किसी गलती के ही खत्म हो चुके होते हैं। सीन होता है चेंज। डोइन कॉन्टिनेंट से काफी दूरी पे आसमान डोंग 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 की आवाजों से ट्रेम्बल होता है। वर्ड में से हेवली रेज निकलती हैं जिनके एनर्जी सिग्नेचर इतने ह्यूज थे कि इन्हें सारे पावरफुल फैक्शंस नोटिस कर लेते हैं। नजारा दिखाया गया था हमें एंशिएंट गू क्लैन की तरफ का। एल्डर म्यूस वालों आवाज में बोलते हैं पेट्रिया की फ्लक्चुएशंस ये मेडिसिन वर्ल्ड से आई हैं और इनका मैग्नीट्यूड जिस तरीके का लगता है वो मेडिसिन वर्ल्ड खुद है। अभी गुयोन एंशिएंट सिटी के उसी स्क्वायर पे खड़े हुए थे जिससे हम अच्छे से वाकिफ होते हैं। वो दूर होराइजन्स की तरफ देखते हुए बोलते हैं हाँ, और ये पावर ये होलीसे के सिग्नेचर को रखती है, साथ में दूसरी जियान से बहुत सिमिलर है। और इसी इंस्टेंट में उनके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। वो कहते हैं नॉट गुड। एक और पूछता है पेट्रिया क्या हुआ। गुयान रिप्लाई करती है ऑब्वियस है, ये कोई राज की बात नहीं है कि होलीसी और मेडिसिन क्लैन के बीच के कैसे रिश्ते हैं। वही वे टेंशन कॉन्टिनेंट में होलीसी की पीरियड एंजल मैकल को खत्म करने वाला जियान था, तो फिर जो भी होगा वो सिंपल नहीं होने वाला। उनकी आंखें होती हैं पैनी। ऑर्डर पास करते हैं सुप्रीम एल्डर को
बुलाया जाए। हम मेडिसिन वैली तुरंत जाएंगे। बिना हेजिटेशन की गो युआन की बॉडी ब्लर होती है। वो वर्ल्ड को तोड़ के सीधे निकल जाते हैं एल्डर्स की तरफ। बेसिकली कुछ इस तरीके के मामले पूरे कॉन्टिनेंट में हो रहे थे। चाहे स्पिरिट क्लैन हो, थंडर क्लैन हो या फिर स्टोन क्लैन, ये सब बुलाते हैं अपने पावरफुल एल्डर्स को। आखिरकार होली सी के ऑपरेशन को झेलते हुए कई सेंचुरीज हो गई और अब इनकी पेशेंस भी खत्म हो रही थी। होली सी की रीच बहुत टेरिफाइंग है। इनकी रैंक्स में खड़े हैं 3 आर्च बिशप, जिनकी स्टैंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनकारनेशन पे। फिर बारी आती है पोप की। इसके बारे में कहा जाता है कि वो शायद अब तक इनकारनेशन को भी पीछे छोड़ चुका होगा। वो इन कॉन्टिनेंट में आर्च बिशप बहुत समय से डिवाइन रूल के इन्फोर्सर्स की तरह काम कर रहे थे। जिन्हें कोई पावर नहीं छू सकती। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट होते हैं। स्पेशली एंजल विंग्स की सपोर्ट के साथ इनकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। इवन एशियन क्लैंस में भी ऐसे बहुत कम लोग थे जो कि इन्हें हेड ऑन फेस कर पाए। आखिरकार इन क्लैंस के एल्डर्स भले ही माइटी हो, लेकिन फर्स्ट लेवल इनकारनेशन से ऊपर जाने वाले काफी कम होते हैं। ऑफ कोर्स ये पावर ही सबके लिए गॉडली थी, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। जियान ने जिस चिंगारी की शुरुआत करी है वो स्पार्क ऑफ रिवेलियन और एक उम्मीद की। हालांकि होली सी पावरफुल था, लेकिन एक फॉरेन फोर्स थी। डून कॉन्टिनेंट के यूनिटी क्लैंस होते हैं, अभी राइज करने के लिए तैयार होते हैं। सीन चेंज होता है। ये मेडिसिन क्लैन की गहरी गुफा थी। अब एक गोल्डन व्हील टाइटन डिस्पर्स हो चुका था। ये कई एंशिएंट स्टोन के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बट के एक बड़ी सी हीलिंग फॉर्मेशन को बनाता है, जो कि जियान की बॉडी को ढक रही थी। इस फॉर्मेशन के रियून लगातार पल्स होते हैं, यानी कि धड़कते हैं। जूना जियान के घाव को टच करके बोलती, बद्र जियान आपको प्लीज होल्ड करना होगा। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब ये खत्म होगा तो हम शाओ शाओ और बाकियों को देखने के लिए वापस जाएंगे। और एक मर्द अपने शब्दों से वापस नहीं लौटता। याओ वेन, याओ शियोगी और बाकी के एल्डर्स चेहरे पे हैवी कंसर्न से भरे एक्सप्रेशंस को लेके खड़े होते हैं। हमारा फोकस जाता है एक काम मिडिल एज मैन के ऊपर, जिसके बाल सिल्वरी कलर के थे। वो कहता है जियान की कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वेली होता है याओ टियानमो, मेडिसिन क्लैन का सुप्रीम एल्डर, एक पीक फर्स्ट लेवल इनकारनेशन एक्सपर्ट और इस कॉन्टिनेंट के टॉप 2 हेवन टियर 8th रैंक के एल्केमिस्ट में से एक। वो याओ टियानमो ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, इस बच्चे के शरीर में डिमोनिक पावर है, जिसमें होली फ्लेम की फायर भी मर्ज हो चुकी है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ये दोनों कॉन्फ्लिक्टेड एक्सट्रीम पावर्स एक दूसरे को अनाइलेट करने के लिए तैयार होती हैं। लेकिन अभी इसके शरीर में मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे सफल हुआ। इसने एक नई पावर बनाई है जो होली सी की फॉरबिडन टेक्निक के कंपेरेबल है। वो साय करके बोलते हैं, इस बच्चे की वाइटलिटी ऑलमोस्ट जा चुकी है। अगर वो मिस्टीरियस फ्लेम इसकी लाइफ को नहीं बचा रही होती तो शायद अब तक ये खत्म हो चुका होता। तभी एल्डर याओ टियानमो की आंखें फ्लिकर होती हैं। वो सरप्राइज के साथ बोलते हैं, ओ ये फ्लेम होली फ्लेम की लिस्ट में मोडल फ्लेम से काफी सिमिलर है। ये सच में बहुत अजीब है। फिर बाकियों की तरफ देख के कंटिन्यू करते हैं, बट डोंट वरी, ये वो होली ग्राउंड है जहाँ हमारे एंसेस्टर्स ने एनलाइटमेंट को हासिल किया था। इसे टाइटन का डिवाइन एसेंस प्रोटेक्ट करता है। वो उसे सेफ गार्ड करेगा। अब ये बस खुद के ऊपर ही रिलाई कर सकता है। फिर वो मुड़ते हैं जूनर की तरफ। वो बोलते हैं, बच्ची जहाँ तक बात रही तुम्हारी, तुमने अपनी रिइंकार्नेशन सील का ओवर यूज किया है। इस वजह से तुम्हें कुछ साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा, बट इसके सोर्स को स्टेबलाइज करने के लिए मैं एक पिल को रिफाइन करूंगा। जूनर सर झुका के बोलती, सीनियर थैंक यू। गो युआन भी अप्रूवली नोट करते हैं। वो कहते हैं, हमारी याओ क्लैन की प्रोटेक्शन के साथ जियान रिकवर करेगा। एट द सेम टाइम मैं फील कर पा रहा हूँ कि जब वो जागेगा तो नई अजीब सी पावर जिसे उसने उस क्रिटिकल मोमेंट में बनाया था वो अपनी जड़ें ले चुकी होगी। याओ टियानमो नोट करके कहते हैं, हम उसे हील करने की हर कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए उसे समय चाहिए। वो फिर गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं, इस चेम्बर की दिन रखवाली करी जाए। इस मोमेंट से ये जगह हमारी मेडिसिन क्लैन का सबसे हाईएस्ट लेवल का फॉरबिडन जोन बन जाएगी और जो भी बिना परमिशन के एंटर करेगा उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। सारे एल्डर्स करके नोट करके जाने लगे थे। जूनर भी यहाँ पे कुछ समय तक रुकती है। फिर जियान की तरफ एक फाइनल ग्लैंस के साथ वो भी अपनी सिक्लूजन में लौट आती है। वहीं पे याओ क्लैन के एल्डर्स तैयारी में लग गए थे उस एशियन क्लैन की समिट का, जो कि 3 दिन में रखी जाने वाली है। ये मेडिसिन क्लैन का फेस्टिवल जैसे एंड हुआ था, डूइन कॉन्टिनेंट का माहौल बहुत ही टेंस हो जाता है। याओ क्लैन के अंदर जो भी हुआ बातें चारों तरफ फैल गई थी और एक फैलाव रुक नहीं रहा होता। चलिए एक इंसान की पावर कम हो, लेकिन नंबर्स के साथ ही सच में एक क्वालिटेटिव फोर्स बन जाती है। सीन जाता है हमारी होली सी की होली सिटी के अंदर, जिसके एक कॉर्नर पे स्पिरिट सेल हॉल मौजूद होता है। ये वो फॉरबिडन ग्राउंड था जहाँ पे होली सी के सारे अपर एचेलॉन्स के स्पिरिट टैबलेट्स रखे जाते थे, इनकी जिंदगी और मौत कंफर्म करने के लिए। क्योंकि होली सी में खास किस्म का ऑर्डर होता है, कोई भी इन्हें छूने की कोशिश नहीं करता है, तो फिर किसी को मारने की तो बात ही छोड़ो। वहीं अगर किसी ने ऐसा किया भी, या फिर तो वैसे एग्जिस्टेंस होंगे जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो स्पिरिट सेल उस कातिल को अच्छे से एक्सपोज कर देगी। इस हॉल में गोल्डन कलर चमक रहा होता है। करीब 100 जेड वाइट टैबलेट जो बेसिकली
बेसिकली ऑयल लैंप जैसे लग रहे थे, हवा में फ्लोट कर रहे थे। इनमें भी एक पेंटाग्राम फॉर्मेशन होती है जिनमें कुछ स्प्रेड्स खास चमक रहे थे। हमारा ध्यान जाता है इनमें से टॉप 2 के ऊपर, जो कि 3 टैबलेट्स थे। ये होती है होली सी की एपेक्स लेवल की फोर्सेस, ऑफ कोर्स जो भी थे 3 रेड रोड आर्च बिशप और फाइनली पोप। हाउएवर इसी इवेंट में अचानक से तीसरा स्पेशल पुफ की वैसा डिम होता है। कुछ पलों के बाद ये फॉर्मेशन नीचे गिर के आता, इसमें कई क्रैक्स बन जाते हैं। अचानक से हॉल का वॉइड कांप आता, एक गोल्डन हेयर फिगर बाहर आता है। वो हिल के स्टोन स्टाइल को देख के बोलता है ये सेकंड बिलीवर हिल का सेपरेट मॉन्यूमेंट। आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। ये बुड्ढा होली सी के 2 प्रीस्ट में से एक था। हालांकि दोनों प्रीस्ट बस एक साथ दोषण की स्टैंड को रखते थे, लेकिन इवन रेड और आर्च बिशप भी इन्हें हल्के में नहीं लेंगे। आखिरकार इन्हें पता होती एंजल की लैंग्वेज, जो कि होली सी के लिए कम्युनिकेशन का काम करते थे। एंजल किंगडम से इन्हें ऑर्डर आते हैं जिन्हें वो होली सी में डिलीवर करते हैं। स्पेशली जो एंजल विंग्स का गिफ्ट होता है वो भी इन्हीं के थ्रू पास होता था। मामला 1-2 सेकंड तक नॉर्मल रहा था, फिर वो हिल का टैबलेट पूरी तरह से टूट जाता है। ये हवा में बिखर गया था। फाइनली इस इंस्टेंट में उस प्रीस्ट का फेस ट्विस्ट होता है, चेहरे को ढक लेता है शॉक और मर्डर से इंटेंट। डिसबिलीव के साथ बोलता है किसी ने सेकंड बिलीवर को मार डाला। कुछ मोमेंट्स में एक और पफ की आवाज गूंजी थी। ये थर्ड कॉलम में पहली पोजीशन थी जहाँ पे सेकंड टैबलेट भी कोलैप्स होता है। ये दोनों स्टोन स्टाइल रिप्रेजेंट कर देते फर्स्ट बिलीवर ऑस्टिन और सन ऑफ लाइट को। देख के प्रीस्ट के दिल में टेरर भर गया था। उससे पहले कुछ रिएक्ट कर पाता, सेकंड कॉलम के अंदर का स्पिरिट टैबलेट गिरने लगता है। इसमें जगह जहाँ पे क्रैक्स फैलते हैं, इस प्रेशर के सामने वॉट जगह जहाँ पे चर्न होता है। और इस प्रीस्ट के लिए अच्छी बात ये थी कि वो टैबलेट शैटर नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो साफ थी कि दोनों बिल्कुल मौत की कगार पे होंगे। वो प्रीस्ट पैनिक के साथ बोलता है नहीं, मुझे इस मामले को रेड और आर्च बिशप और पोप को जल्दी बताना होगा। वो सीधा होली सिटी के कोर में चला गया था। सेकंड बिलीवर की डेथ की कवर एंड फर्स्ट बिलीवर प्लस सन ऑफ लाइट की ऐसी ग्रीवियस इंजरी, साथ में आर्च बिशप लेसी का स्टोन टैबलेट तो काम ही नहीं कर रहा है, यानी कि उसकी किस्मत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये होली सी के मुंह पे सीधा तमाचा होता है और जो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होगा उसे जमीन के कोने तक खंड किया जाएगा। जिस पल प्रीस्ट यहाँ से निकलता है, हमारा ध्यान जाता है उन तीनों आर्च बिशप के स्टेज के ऊपर, खासकर लेसी का जो पत्थर था। इसमें एक डार्क इविल ऑरा फैला था जो कि बहुत ही ईरी और ऑमनस होता है। सीन चेंज होता है, हम लौटते हैं वापस से याओ क्लैन में। ये वही सुप्रीम एंडर याओ टियानमो थे जो कि एक शांत पवेलियन में बैठे होते हैं। वो दूर देख के बोलते हैं कल शुरुआत होगी एंशिएंट क्लैन के काउंसिल की, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। वो 10,000 साल की जिंदगी जी चुके थे। हेवन टियर 8th रैंक के एल्केमिस्ट होने की वजह से उनके लिए उम्र से खेलना बस छोटी सी बातें होती हैं। तभी याओ क्लैन में एक एंशिएंट आवाज गूंजी थी। अब पेयर होता है व्हाइट हेड एल्डर जो बोलता है ओल्ड याओ, ये सारी अरेंजमेंट कर दी गई है। इस एल्डर को देख याओ टियानमो के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो फिर साय करके बोलते हैं गुशेंटियन, अनएक्सपेक्टेड तुमने भी ब्रेक थ्रू कर लिया। और फिर होने वाले एल्डर गुशेंटियन रिप्लाई करते हैं डेविल इनकार्नेशन, ये रियल्म सच में इल्यूसिव है। मैं लकीली से क्रॉस कर पाया हूँ क्योंकि बिना इस रियल्म के मेरा लाइफ स्पान खत्म हो रहा था। बस इनकार्नेशन लेवल के एक्सपर्ट्स ही जानते थे कि समसरा ट्रिबुलेशंस फिर थंडर ट्रिबुलेशन से कितनी ज्यादा टेरिफाइंग होती हैं। इवन इफ सेकंड लेवल इनकार्नेशन लेवल बनने के बाद भी गुशेंटियन को अपनी ट्रिबुलेशन के बारे में याद करना एकदम गूज़बम्प दे जाता है। याओ टियानमो कहते हैं ब्रेक थ्रू काफी है, हम 3 सुप्रीम एल्डर्स में बस मैं ही जागा हूँ, बाकी तो अब भी डीप सिक्लूजन में है। उन्हें बाहर निकालना डिजास्टर बन सकता है। अभी उनकी भौं सिकड़ी हुई थी। इवन उन जैसे इनकार्नेशन लेवल के एक्सपर्ट को भी होली सी एकदम बहीमत लगता है। गुशेंटियन नोट करते हैं हमारे क्लैन में भी सेम सिचुएशन है, बस समसरा में मैं ही खड़ा हूँ। डेप्यूटी पेट्रियार्क गोयुआन उस लेवल को अप्रोच कर रहे हैं। बाकी एशियन क्लैंस में भी सिमिलर सिचुएशन है। तो अपने सारे एक्सपर्ट्स को कंबाइन भी कर लेते हैं तो हमारे पास 7 इनकार्नेशंस हैं। अगर होली सी का पोप इंटरव्यू नहीं करता है तो हमारे पास चांस होगा, लेकिन अगर वो बीच में आया तो मुझे डर है कि जीत दूर का सपना ही रह जाएगी। एल्डर याओ टियानमो लो आवाज में पूछते हैं क्या पोप की स्ट्रेंथ सच में इतनी गहरी है। गुशेंटियन नोट करके बोलते हैं पास्ट में घोस्ट रियम के सोल्टर लॉर्ड ने पोप को चैलेंज किया, तब ये 8-7-2 चांस थे। रूमर्स के हिसाब से वो बैटल ड्रॉ रही थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उस बैटल में पोप की जीत हुई थी। और तब से हजारों साल पास हो चुके हैं पोप के टैलेंट के साथ, स्पेशली जिस तरीके से उसके एंजल विंग्स बढ़ रहे हैं। उन आर्च बिशप्स को पीछे छोड़ चुका होगा। मैंने सुना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट आर्च बिशप डबल रिइंकार्नेशन के पीक पे खड़ा है। तो क्या तुम्हें समझ में आया? पवेलियन में फैल जाता है एक साइलेंस। फिर याओ टियानमो पूछते हैं और शाओ क्लैन के डिसेंडेंट के बारे में क्या। गुशेंटियन रिप्लाई करते हैं मैंने चुपचाप से कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स के साथ दोनों को दूर भेज दिया है। हालांकि मेडिसिन क्लैन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये उसके लिए बेस्ट जगह नहीं होगी। अजीब बात यह है कि ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट और डुइन कॉन्टिनेंट के बीच में मैं एक इनविजनिंग फोर्स को फील कर पा रहा हूँ। इवन मेरी इनकार्नेशन
एंशिएंट पावर भी उसे शेक नहीं कर सकती। अगर हम सारे क्लैंस अपने एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो शायद हम इसे रिजॉल्व कर पाए। याओ ट्यानो गहरी सांस छोड़ के बोलते हैं तो हम इंतजार करेंगे। इसका डिसीजन कल के काउंसिल में लिया जा सकता है। ये दोनों एल्डर्स एक दूसरे की आंखों में देख के सिर गुलाने लगे थे। एक बड़ा सा स्टॉर्म बनता हुआ दिखाई देता है जिसके आने में बहुत देर नहीं है, लेकिन तभी इस मेडिसिन क्लैन के आसमान में एक अर्जेंसी से भरी आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है, रिपोर्ट सुप्रीम एल्डर्स, बहुत ग्रेव न्यूज है। सोल पैलेस जो कि सोल क्लैन का वेसल था, पुलिस ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। कोई सर्वाइवर नहीं बचा। जैसे याओ ट्यानो गुश इंडियन के कानों में शब्द गए थे, तुरंत ही अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। चेहरे टेंस और आंखों में दिखाई देती ऑमिनस चिल। वो कहते हैं, क्या सोल पैलेस पुलिस के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया गया? इन्हें पता था कि वाली सोल पैलेस अनक्लैन की एक ब्रांच हो, लेकिन ये कमजोर नहीं थे। लेकिन अगर होली सिंह ने सच में वाइप आउट कर दिया है तो कोई छोटा मैटर नहीं है। अटर्नो कहते हैं, लेट्स गो। लगता है अब हम कल का इंतजार नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। इससे पहले कोई और कुछ कह पाता। या के माउंटेन्स के ऊपर का स्पेस रंबल होता है। आवाज साए करने लगती है। वर्ल्ड शैटर हुआ था क्योंकि और एक टेरिफाइंग और अपीयर होते हैं। इनकी वजह से जमीन में एक अजीब सा प्रेशर फैला था। ये सारे एंशिएंट रेसेस के ट्रू पावर हाउसेस होते हैं। एशियंट्स की वो हेरिटेज। याओ ट्यानो में देखते हैं गुश इंडियन की तरफ, फिर वो कहते हैं, एवरीवन, याओ में आपका बहुत समय से इंतजार कर रहा है, प्लीज हॉल की तरफ चलिए। इनमें से ऐसे कई पुराने साथी भी होते हैं जो एक दूसरे से कई सौ सालों से नहीं मिले, लेकिन अब मैटर इतना ग्रेव था इस मामले को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सीन होता है एक आयरन चेम्बर का, जैसे लेयर बाय लेयर पावरफुल रूम से ढक रखा होता है। अंदर क्या हुआ उसे जानना इम्पॉसिबल था। ये ऐसे इनकारनेशन लेवल के पावर हाउस के बात करने की परफेक्ट जगह होती है। सुनाई दी थी हमें गहरी आवाज जो कहती, ओल्ड याओ, एंशिएंट वॉर गॉड। क्योंकि अब सातों एंशिएंट असेंबल हो गए तो फिर सच्चाई को छुपाने की कोई वजह नहीं रह गई। ये बोलने वाला हन क्लैन का सुप्रीम एल्डर था, नाम था सोल शोयांग। हन शोयांग बोलता है, हमारी मेडिसिन क्लैन की सेरेमनी के दौरान होली सिंह ने सीक्रेटली हमारे ऊपर हमला किया। उसमें हमारा सबोनेट फैक्शन सोल पैलेस कम्प्लीटली एनालाइट हो गया है। उस अटैक में इवन हॉल मास्टर भी बच नहीं पाए। इस बुड्ढे के एक्सप्रेशंस डार्क होते हैं। हर एक शब्द में से रेज झलक रहा था। भले सोल पैलेस घमंडी और सेमी इंडिपेंडेंट फोर्स बन गई हो, लेकिन इनकी ऐसी तबाही ये हन क्लैन के लिए डायरेक्ट ह्यूमिलेशन था। जब बाकी के एल्डर्स जिन्हें खबर नहीं मिली होती, वो इन शब्दों को सुनते हैं, सारे के सारे स्पीचलेस रह जाते हैं। एक दूसरी तरफ देख के बोलते हैं, सोल पैलेस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। रेड क्लैन की लिंग जेशी अपनी आंखें नैरो करके बोलती हैं, ब्रदर शाओयांग प्लीज अपने आप को शांत रखिए। आपका हन क्लैन और सोल पैलेस ये सेंचुरीज पहले अलग हो चुके थे, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि होली सी के मूव पर्सनल नहीं है। हम सब एंशिएंट क्लैंस के ऊपर हमला करने का बस प्रेलूड है। होली सी को बस कोई वजह चाहिए। बुड्ढा हन शाओयांग उठा के बोलता है, इनकी घमंड की कोई सीमाएं नहीं है, इनका नेक्स्ट टारगेट हम ही होंगे। वो फिर सबकी तरफ देखता है और कहता है, बिना शाओ क्लैन, बिना जियान के हम सातों इनकारनेशन लेवल के एक्सपर्ट्स होली सी का सामना करने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है। लास्ट तक बोलते बोलते उसकी आवाज बिल्कुल ड्रॉप हो गई थी। का सोल पैलेस बस एक वार्निंग था, एक ऐसा मैसेज जो कि खून से लिखा गया था। वो हन शाओयांग कंटिन्यू करता है, मुझे लगता है कि हम सब समझते हैं कि रिइंकार्नेशन लेवल की बैटल्स में इवन एक साथ दो चांस भी चींटी की तरह होते हैं। ये आउटकम को बदल नहीं सकते। रूम साइलेंट पड़ गया था। फाइनली बोलने वाला होता है स्टोन क्लैन का सुप्रीम एल्डर जिसका नाम था शी हाओ। वो बोलता है, कहा जाता है वो लड़का जियान लिंक कॉन्टिनेंट में अपनी फोर्स को बना चुका है जिसका नाम है एंडलेस फायर डाइटरी। वहाँ कुछ हिडन पावर हाउसेस मौजूद हैं। अगर हम उसकी हेल्प को हासिल कर पाते हैं शायद हम कुछ चीजों को बदल पाएंगे। क्योंकि स्टोन क्लैन खुद अर्थ से जुड़ा हुआ था। एंडलेस फायर डाइटरी की जो हिडन प्रेजेंसेस होती हैं वो इनकी सेंसेस से बच नहीं पाती। कुछ इंटियन भी नोट करके बोलते हैं, हाँ एंडलेस फायर डाइटरी मौजूद वो लोग सच में गार्डियंस है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ अभी कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुई है। हमारे पास खबर पहुंच चुकी है कि वो मदद के लिए पहले कुछ लोगों को डिस्पैच कर चुके हैं और वो यहाँ पे आते ही होंगे। ध्यान हमारा फिर से एल्डर याओ ट्यानो के ऊपर जाता है। उन्होंने अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर रखा था। वो बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो, पुलिसी के पास अब भी दो रेड और आर्चबिशप मौजूद हैं और कहा जाता है इनमें से दोनों ही लेसी से स्ट्रॉन्ग है। ये शब्द पूरे हॉल में एक ठंडी लहर फैला देते हैं। यान क्लैन का एल्डर यान जिशिन वो अपनी सीट से खड़ा होकर बोलता है, लेकिन हमें जिसके बारे में सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए वो है पोप। पोप की डिवाइन माइट इवन 1000 साल पहले भी ऑलरेडी इन आर्चबिशप के बराबर थी। जैसा हमने उसका टैलेंट देखा है, मुझे लगता है अब वो सबको सरपास कर चुका होगा। स्पेशली भूलो मत वो होली सिटी के अननोन प्रीस्ट, वो क्या कर सकते हैं हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इन सबको याद आता है कि कुछ हजारों सालों पहले सातों एंशिएंट क्लैंस ने साथ में मिलकर होली सिटी के ऊपर असॉल्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन तब इनकी स्ट्रेंथ कमजोर होती है। वो एक काफी बड़ा डिजास्टर था। हालांकि एंशिएंट क्लैंस के पास तब कुछ अवेकन एल्डर्स थे, लेकिन तब भी इन सबको अपने कदम पीछे लेने पड़े थे। लेकिन इस
बाद तो लगता है कोई कदम पीछे लेने का मौका ही नहीं बचा। अंग्रेजी में बोले तो देयर वाज नो टर्निंग बैक। थंडर क्लैन का सुप्रीम एल्डर जिसका नाम ले शुयुआन था, वो फाइनली बोलता है मैं होली सी की होली सिटी से अभी लौटा हूँ और मुझे वहाँ पे कुछ अजीब मिला। सिटी में पोप का और अनस्टेबल है। हमारे क्लैन की थंडर रेजोनेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके मैंने बार बार ट्रेस किया कि जो होली सिटी के अंदर मौजूद है वो एक्चुअली में बस एक इल्यूजन है, असली पोप यहाँ है ही नहीं। सारे टेरिफाइंग पावर हाउसेस ये सुन के एकदम स्टंड हो जाते हैं। रूम में टेंशन भी थोड़ी कम हो गई थी। ले शुयुआन आगे बोलते हैं मेरी टेक्निक कभी फेल नहीं होती और मैं इस पे अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ। कुछ इंटियानी पैनी आंखों के साथ बोलते हैं अगर पोप मौजूद नहीं है तो शायद ये हमारा मोमेंट है। हम सातों एंशिएंट क्लैंस प्लस बाकी की पावर्स जैसे एंडलेस फायर टेरिटरी और मेनलैंड की न्यूट्रल सेक्ट्स, हम ओवरऑल होली सी को सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन रियल चैलेंज होंगे वो दोनों आर्च बिशप्स और वो इल्यूसिव पोप। बेसिकली इन बुड्ढों के बीच डिबेट लंबी चलती है। कोई कहता है हम सातों मिलके उस स्ट्रॉन्गेस्ट आर्च बिशप को रोक सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले को बाकी अलाइड पावर्स को संभालना होगा। अगर लक ने हमारा साथ दिया तो शायद हम स्टॉर्म को पार कर पाए। या टैन्यू के एक्सप्रेशन थे हैवी। वो डिक्लेयर करते हैं तो ये सेटल हुआ। अब अपने क्लैंस में वापस लौटिए। हम 5 दिन में डुइन कॉन्टिनेंट की सारी फोर्सेस को यूनाइट करके होली सी की तरफ मार्च करेंगे। ये हमारा फाइनल चांस है। क्या इसमें हमारी जान जाएगी या फिर हम रिवॉर्ड होंगे, सब इस युद्ध में निर्धारित होगा। फैल जाता है साइलेंस। धीरे करके सुप्रीम एल्डर्स यहाँ से डिस्पर्स होने लगते हैं। पीछे रह जाते हैं गुशिंटियान और याओटियानमो। गुशिंटियान विंडो की तरफ देख के बोलते हैं ये आने वाला स्टॉर्म इस कॉन्टिनेंट को रीशेप कर देगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि प्लेन गार्डियन अब तक अपीयर क्यों नहीं हुआ? ये वो जब आर्च बिशप लेसी और जियान की बीच में फाइट चल रही थी तब भी उस गार्डियन ने इंटरवीन नहीं किया। याओटियानमो भी बड़बड़ाते हैं परहैप्स ह्यूमन रियल्म के सेंटर ने उसे वापस बुला लिया होगा। कुछ देर का फंस जाते हैं। अब हमें कुछ भी होल्ड बैक नहीं करना। ये लाइफ और डेथ मोमेंट है। सीन होता है चेंज। ये ज्वालिंग कॉन्टिनेंट का वही सरपेंट शेप पैलेस होता है जिसमें एक हॉल के अंदर काइलिन और म्यूइंग अपने अपने थ्रोन्स पे बैठी होती है। इनकी नजरें हॉल में खड़ी और पावरफुल सबऑर्डिनेट्स के ऊपर होती है। इनमें से एक बोलता है मिस्ट्रेसेस आपके ऑर्डर्स के हिसाब से सब कुछ अरेंज कर दिया गया है। हमारी एंडलेस फायर टेरिटरी मार्शल लॉ में चली गई है। हर हाई ग्रेड की रिकवरी पिल और स्पिरिचुअल एसेंस इन्हें ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में इकट्ठा किया गया है। हम बस आपकी कमांड का इंतजार कर रहे हैं। इन सब तैयारियों का मतलब क्या था कोई भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन दोनों ही मिस्ट्रेसेस के ऑर्डर्स को डिनाई करना ये किसी के दिमाग में भी नहीं आता है। काइलिन कहती है गुड वर्क, अब जाओ और अलर्ट रहो। एंडलेस फायर टेरिटरी स्पेशल स्टेट में जा चुकी है। कोई भी आउटसाइड कांटेक्ट या फिर पैसेज अलाउड नहीं है, भले इसमें तुम्हारी जान क्यों न चली जाए। मेरे स्नेक पीपल इस लाइन में सबसे आगे खड़े होंगे। उसकी ऐसी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है जिसे सारे वॉरियर्स के दिलों को हिला के रख दिया था। बिना सवाल पूछे सबसे झुका के बोलते यस मिस्ट्रेस। कमांडर सल्यूट करके वापस जाने लगे थे जब एक ग्रैंड हॉल फाइनली साइलेंट पड़ जाता है। म्यूई की आंखों में दिखाई देती है एक सॉफ्ट लाइट। वो दुख से भरी आवाज में कहती है सिस्टर काइलिन। काइलिन जेंटल आवाज में से रोक के बोलती है डोंट वरी, इस बार वो सही होंगे। उन रिकवरी पिल्स और हेवन अर्थ की एनर्जी के साथ दोनों हमारी इमेजिनेशन से भी तेज हील होंगे। वो एक बड़ी बहन की तरह म्यूई के हाथों को पकड़ती है। अभी काइलिन की हथेली में एक हल्का सा ग्लो था जिसमें र्यून ट्विस्ट हो रहे होते हैं। एट द सेम टाइम उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन फैलता है जो कि एंडलेस फायर टेरिटरी की गहराई में चला गया था। काइलिन बोलती है सीनियर फैंग ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर्स को लेके पॉलिसी के खिलाफ फाइट करने के लिए गई हैं। इस बार मामला इतना बड़ा हुआ है कि एशियन क्लैन भी अकेले हैंडल नहीं कर सकते। याओ क्लैन ने जियान और जुनर को वापस भेज दिया है। अब इस ज्वालिंग कॉन्टिनेंट की गहराई में आराम कर रहे हैं। सब डिपेंड करेगा कि वो कब जागेगा। मुझे इग्नोर करके बोलती है सब सही होगा। काइलिन कहती है हाँ मैं फील कर पा रही हूँ कि दोनों एक ट्रांसमिशन से गुजर रहे हैं। एशियन क्लैन की पिल्स और हमारी सपोर्ट के साथ वो जल्दी जागेंगे। शब्दों के साथ यहाँ पे एक शांति फैल गई थी। दोनों वुमन जानती थी कि बिना एल्डर फैंग के एल्डर फायर टेरिटरी डेंजर के बिल्कुल किनारे पे खड़ी हुई है। ये इनके प्लान का सबसे डेंजरस पार्ट था। अगर होली सी को इसकी खबर लग गई तो पूरी फोर्स के साथ हमला करेंगे और इस जमीन को खून रंगेगा। लेकिन अगर इनका जुआ काम कर गया तो होली सी का ध्यान रहेगा एंशिएंट क्लैंस के ऊपर, तब वो शायद सरवाइव कर पाए। हालांकि नॉर्मल लोग फील नहीं कर पा रहे थे कि पूरा मामला क्या है, लेकिन टेंशन साफ महसूस होती है। वो काउंटलेस गार्ड्स हिडन और विजिबल एकदम अलर्ट मोड में रहते हैं। ये गार्ड कर रहे थे उस अनचाही कैलेमिटी से जो कि इनकी सोच से भी तेज इनकी तरफ बढ़ रही थी।
जब युद्ध की परछाई में दो दी कॉर्डिनेट एक अजीब से डेड साइलेंस में चला गया था। वो हीरो जिसने डीमन में ट्रांसफॉर्म होके होली सी के आर्च बिशप लेसी को हराया, वेल वो भी था एक अलग ही जर्नी में। हालांकि मेडिसिन मैन ने उसे अच्छे से ट्रीट किया था, लेकिन जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो उसे दे नहीं सकते थे। होली सी के काउंटर अटैक के डर की वजह से वो एशियन गैंग की सुप्रीम एटलस अपनी ट्रेमेंडस पावर का इस्तेमाल करके जुनो जियान को एंडलेस फायर टेरिटरी वापस भेज देते हैं। इसका एक कारण था कि जल्दी से रिकवर हो, और दूसरा था कि अपनी लास्ट होप को बचाना चाहते थे। जैसे अगर सब कुछ खत्म होने की कगार पे भी आ जाता है, एशियन गैंग्स अगर डह भी जाते हैं, तो जुनर और जियान इनकी फाइनल लेगेसी को कैरी करेंगे। सीन चेंज हुआ था। ये थी डार्कनेस से भरी हुई जगह जहाँ पे डीमन जियान की कॉन्शियसनेस जागती है। वो हजारों मीटर गहरे अबिस में मोशनलेस पड़ा था, बस होठ हिलते हैं और हल्की सी आवाज सुनाई देती है कि मैं कहाँ पे हूँ। ये एंडलेस फायर टेरिटरी का अल्टीमेट रिट्रीट चेम्बर था, जिसे कायले ने खुद भारी कीमत लगा के बनाया होता है। इसकी कंसीलमेंट और ड्यूरेबिलिटी अनमैच्ड थी। यहाँ इकट्ठी होती थी कई सारे स्पिरिचुअल वेन्स। बेसिकली इस जगह पे आने के लिए कोई भी कल्टिवेटर पागल सा हो जाएगा। बेसिकली इसी सील्ड रूम के अंदर जियान की बॉडी होती है, उसे खून ने ढक रखा होता है और चेहरा ये पहचान के बियॉन्ड। सफेद बूंद जगह जगह से दिखती है और दिखाई देती है फटी हुई त्वचा। ये नजारा सच में टेरिफाइंग था। अगर इमोर्टल फ्लेम कंटिन्यूअसली इसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती, तो शायद वो मेडिसिन किंग की बैटल उसकी आखिरी बैटल होती। और इमोर्टल फ्लेम टेरिफाइंग, मिस्टीरियस और इटर्नल, इसके इफेक्ट अब सामने आ रहे थे। उसकी कोल्ड लाइफलेस बीस्ट जैसी बॉडी फाइनली उसकी सोल को किसी और जगह पे भेजती है, कम्प्लीटली डिफरेंट डिमेंशन। जन के थॉट्स हल्के से फ्लिकर होते हैं। वो सोचता है कि वो पावर जो कि डेविल की पावर और होली फ्लेम से बनी थी, ये कुछ ज्यादा ही थी। अगर डीमन क्यू उसे कंटेन नहीं कर रहा होता, तो बैकलैश ही जियान को भाप में बदल देती। लेकिन अब डीमन क्यू खत्म हो चुका था। अगर मैं दोबारा से उस डीमन पावर को हासिल करना चाहता हूँ, तो इसमें समय लगेगा। बिना क्यूब के मैं उस पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो मुझे डिस्ट्रॉय कर देगी। डार्कनेस में जन की भौंसे उठती हैं। फिर वो सोचता है उस पावर के बारे में जिसने लास्ट मोमेंट में उसकी बॉडी का कंट्रोल लिया था। ये बाहर से नहीं आई होती, बल्कि आई होती है अंदर से। लेकिन क्या थी वो? अभी जान एक इल्यूजरी वर्ल्ड में छिपा हुआ था, जहाँ पानी जैसे सिल्वरी स्ट्रीम्स चारों तरफ होती हैं। और गहरे विचारों में होने की वजह से वो इस सब को इग्नोर करता है। बैटल के एंड में बुद्ध समसरा वो पावर लेसी को खत्म कर देती, लेकिन किसी चीज ने इंटरफेयर किया। उस मिस्टीरियस फोर्स ने जन की फाइनल स्ट्राइक को कमजोर कर दिया था। लेकिन ये बहुत फैमिलियर थी। इसका नेचर उसकी डेविलिश एनर्जी से बहुत क्लोज लगता है। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑरा जो कि तब अपेयर हुआ था जब जंगू क्लैन में इविल रेस का सामना कर रहा था। क्या वो पावर सच में सेम सोर्स से आती है? क्या यही वो सेम एंटिटी थी? जियान जानता नहीं था इसके बारे में। उसके चारों तरफ का ब्लैक होल जो कि डिम और साइलेंट होता है, इसमें एंडलेस फॉलोइंग पावर भरी होती है, और नीचे एक चमचमाती हुई रिवर बहती है जिसे छुआ तो नहीं जा सकता था, लेकिन बहुत ही serene यानी कि शांति प्रदान करने वाली होती है। स्पेशली इसके अंदर का फेंट प्रेशर वो जियान की सोल को कपा के रख देता है। वो फाइनली अपने कदमों को आगे बढ़ा के बोलता है ये जगह कैसी है। और स्ट्रेंथ थी उसकी कमजोर, जिसकी वजह से उसकी सोल भी डगमगा रही थी। वहीं भारी दुनिया में वो स्टोन चैम्बर ये वेंग बस की वजह से ट्रेम्बल हुआ था। इसकी नॉर्थ और साउथ की वॉल्स पर क्रैक्स बनने लगते हैं। इनमें से एक तरफ से ब्राउन फ्लेम बहती है, तो दूसरी तरफ से अज़ोर वाटर। ये पावर एंडलेस फायर टेरिटरी की गहराइयों से खींची जा रही थी, जो कि जान की टूटी हुई बॉडी में कन्वर्ज हो रही होती है। वहीं पे उसके अंदर का डिमोनिक वेसल था, वो भूखे बीस की तरह एक्ट करता है। चाहे फ्लेम हो या फिर वाटर एसेंस, ये सब कुछ डिवावर करता है। स्पेशली हम जान के सीने के ऊपर एक होली फ्लेम से बनी हुई फॉक्स को देख सकते हैं, जो कि धड़क सी रही थी। ये लगातार हीलिंग पावर को उसके फ्रेम में भेजती है। जान की रेस्टोरेशन हालांकि स्लो होती है, लेकिन ये विजिबल थी। उसकी टूटी हुई मांसपेशियां जुड़ती हैं, घाव फेड होने लगती हैं, वाइटलिटी फिर से लौटती है। वो ब्राउन फ्लेम और नीले रंग की पावर में कायलिन और मियूंग ने उन फिल्स को मिलाया था, जो कि रिकवरी के मामले में हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स की होती हैं। ये एंडलेस जान के अंदर जाती है। वो इमोर्टल फ्लेम की हल्की सी चिंगारी जो कि उसकी सोल को बचा के रख रही थी, इस एंडलेस पावर को पाके वो जागी थी। इस आग और दर्द के बीच में जान का शरीर बदलता है। वो किसी फॉलन फिनिक्स की तरह था, जो कि भले राख बन चुका हो, लेकिन उसे इंतजार था अपने निर्वाणा का। जब वो दोबारा से फ्लेम और शैडो से राइज होगा, तो ये नाम जियान पूरे दूधी कॉन्टिनेंट को हिला डालेगा। लेकिन प्रोसेस काफी स्लो होने वाली है, इसलिए हम जियान को प्रॉपरली हील होने देते हैं। हमें जैसे जैसे इस एपिसोड में ब्रेक मिला है, लेकिन बस यही एपिसोड की बात है। नेक्स्ट पार्ट फिर से इंटेंस हो जाएगा। बेसिकली फ्लेम एम्पर की जो स्टोरी है, इसके पहले दोनों पार्ट्स इंट्रोडक्टरी और मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए थे। वहीं पे थर्ड और लास्ट पार्ट ये भयानक चीजों को कंटेन करेगा।
जिसमें हमें चैन नहीं मिलने वाला। और अगर आप इस जर्नी को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आप नेक्स्ट पार्ट को आज ही देखना चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो हेल्थ गार्डन की मेंबरशिप को। प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बनने से आप न सिर्फ अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर पाओगे जो कि हर शाम को रिलीज होते हैं, बल्कि अपने भाई की फाइनेंशियली हेल्प भी कर पाओगे जिनका मन बस एक एपिसोड से न भरे रहना चाहे हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे। तो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल लैंप या उससे ऊपर। जॉइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। साथ में ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख के बताना भूलना मत। हमारा मिलना होगा नेक्स्ट पार्ट में। Until then, stay happy and safe.